चाहिए उनको, मेरे को देखें तो कुछ उनको फायदा मिले। ठीक है, क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार रिवाइज कराओ फटाफट। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम लगाने के लिए क्या होना चाहिए? हाउस और प्रॉपर्टी होनी चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब कोई आपके पास बिल्डिंग होनी चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए? लैंड अपॉर्टेंट देयर टू। क्या होना चाहिए? लैंड अपॉर्टेंट देयर टू। क्लियर है क्या? तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और आप प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? ओनर होना चाहिए। आप प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए? ओनर। अगर आप प्रॉपर्टी के ओनर नहीं हो तो हाउस प्रॉपर्टी में आपकी इनकम नहीं जाएगी। फिर हमने डीम्ड ओनर की डेफिनेशन भी पढ़ ली थी कि क्या क्या कौन कहलाता है डीम्ड ओनर। यहां तक हो मेरे साथ? फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? बताओ बताओ बताओ। हाँ, टीम डोनर में क्या था? अगर मियाँ ने अपनी बीवी को, बीवी ने अपने मियाँ को ट्रांसफर किया, तो ये पढ़ा था हमने। क्लियर है ना? फिर ये भी पढ़ा था, क्या कहते हैं कि अगर वो माइनर को करता है तो एक्सेप्ट माइनर मैरिड डॉटर। ठीक है क्या? ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले। स्टॉक इन ट्रेड को प्रॉपर्टी में ट्रीट करता है तो 2 साल तक माना जाएगा कि उसने स्टॉक की तरह रखा है, उसके बाद डीम टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा। यहां तक भी हो मेरे साथ सब लोग? हो ना? उसके बाद क्या था बताओ? कॉम्पोजिट रेंट। अगर डिवीजन पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो डिवाइड करेंगे। जितना प्रॉपर्टी का है वो हाउस प्रॉपर्टी में, जितना असेट का है उसका असेट में। लेकिन अगर डिविजिबल नहीं है, जबरदस्ती भी डिवाइड करोगे तो भी हम मानेंगे डिविजिबल नहीं है, और पूरा पूरा कहा जाएगा पीजीबीपी या आईएफओएस में। पूरा पूरा कहा जाएगा पीजीबीपी या आईएफओएस में। ये एग्जांपल हमने सारे कर लिए थे, राइट? उसके बाद हम आए थे कहां पे? ये डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू पे। आ जाओ, इसको एक बार बता देते हैं। एनुअल वैल्यू कैसे निकलती थी? डिटर्मिनेशन एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती, बताओ? म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंटल वैल्यू? म्युनिसिपल वैल्यू या फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज हायर। फिर इसको कंपेयर करते थे किससे बेटा? स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लोअर। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। ये जो आता है वो क्या कहलाता है बेटा? एक्सपेक्टेड रेंट। क्या कहलाता है? एक्सपेक्टेड रेंट। और एक्सपेक्टेड रेंट और किसको कवर कैलकुलेट करते हैं? एक्चुअल रेंट को। एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर, क्या कहलाता है? जीएवी। क्या कहलाता है? जीएवी, यानी कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या कहलाता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। यहां तक क्लियर है क्या? सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं? जीएवी ले लेते हैं। क्या जाती है हमारी? जीएवी। क्या जाती है? जीएवी। जीएवी से क्या माइनस होता है बताओ? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। क्या माइनस होता है? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। तो जो आंसर आता है वो क्या आता है तुम्हारा? एनएवी। क्या आंसर आता है? एनएवी। क्लियर है? फिर एनएवी के बाद क्या करते हैं हम? दो चीजें करते हैं। एक बार माइनस करते हैं क्या बेटा? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या माइनस करते हैं? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। और क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन। क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये तुम्हारी क्या जाती है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या जाती है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इतना मैंने आपको लास्ट क्लास तक पढ़ा दिया था। हाँ या ना फटाफट बोलो। कोई डाउट है किसी को तो बताओ। ठीक है क्या? यहां तक आप मुझसे आप पूरा पूरा पढ़ चुके हो कि ऐसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आती है। हाँ, क्लियर है सबको? अब कहानी शुरू होती है, आगे सुनो। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? लेट आउट प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी थी? लेट आउट प्रॉपर्टी। अच्छा, कुछ कुछ बातें अपन ने क्लियर की थी, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि क्या थे बताओ? म्युनिसिपल टैक्सेस। क्या था? म्युनिसिपल टैक्सेस कब लिया जाएगा? जब वो ओनर ने पे की हो और एक्चुअली पेड हो तभी। अगर अक्रूड है तो पे नहीं होगी। पिछले 5 साल से म्युनिसिपल टैक्स पे नहीं किया और सीधे आज पे किया है, तो क्या आज का मिलेगा कि पिछले 5 साल का मिलेगा? पिछले 5 साल का मिलेगा। पूरे लॉजिक मैंने आपको क्लियर किए थे। तो म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय द ओनर होने चाहिए। अगर टेनेंट ने कोई म्युनिसिपल टैक्सेस पे कर दिए तो नहीं होगा। क्लियर है क्या? यहां तक क्लियरिटी है सबको? और 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन खर्चों के लिए मिलता है। अगर एक बार 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया, सुन रहे हो? एक बार 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया तो बाकी के खर्चे माइनस करने नहीं मिलेंगे। आई रिपीट, अगर एक बार स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया तो बाकी के खर्चे माइनस करने नहीं मिलेंगे। ये लेट आउट प्रॉपर्टी की कहानी होती है। इतनी अपन ने डिस्कस भी कर ली थी और समझ भी ली थी। क्लियर है क्या सबको? बोलो हाँ या नहीं। अब आते हैं देखो थोड़ा सा कहानी पे। प्रॉपर्टी जो है वो 3 प्रकार की हो सकती है। एक होगी सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक होगी लेट आउट प्रॉपर्टी, एक होगी डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। याद है क्या? अपन ने जो अभी पूरी बातें करी किसकी करी? लेट आउट प्रॉपर्टी की। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, मतलब इन दोनों में विच एवर इज लोअर। ठीक है, तो जो आंसर आया वो क्या आया? एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। इसको कंपेयर किया किससे? एक्चुअल रेंट से। किससे कंपेयर किया?
एक्चुअल रेंट, तो एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर, तो ये क्या आ गया तुम्हारा, यहाँ पे हायर लिखता हूँ, विच एवर इज हायर, तो जो आंसर आया वो क्या आ गया, GAV, क्या आ गया, GAV, GAV से क्या माइनस किया आपने बताओ, माइनस किया म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, मैं याद है मैंने आपको एक चार्ट भी भेजा था, मैंने आपको एक चार्ट भी भेजा था क्लियरली समझने के लिए, तो क्या माइनस होगा, म्युनिसिपल टैक्सेस पेड, क्या होगा, पेड, तो पेड करने के बाद जो आएगा, पेड करने के बाद जो आएगा वो क्या आएगा बताओ मुझे, NAV, यानी कि नेट एनुअल वैल्यू। अब इसमें से दो बेनिफिट मिलेंगे, एक क्या बेनिफिट मिलेगा बताओ मुझे, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, और ये 30% किसका निकलेगा, NAV का, किसका निकलेगा, NAV का, और दूसरी चीज क्या माइनस होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन, क्या माइनस होगी, इंटरेस्ट ऑन लोन। यहां तक क्लियर है क्या, फटाफट बोलो, पक्का। अच्छा अब एक बार आ जाओ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में, जो बच्चे बोलते हैं समझ नहीं आया कल, एक सीधी सीधी सी बात है, हमने क्या बताया था, दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तक क्या माना जाएगा, एग्जेम्प्ट, जब तक आप दो घरों में रह रहे हो तब तक क्या माना जाएगा, एग्जेम्प्ट, दो से ज्यादा घरों में रह रहे हो तो क्या मान लिया जाएगा, डीम टू बी लेट आउट, दो से ज्यादा घरों में रह रहे हो तो क्या मान लिया जाएगा, डीम टू बी लेट आउट। तो जो दो घरों में सेल्फ ऑक्यूपाइड माना जा रहा है, आई रिपीट, जो दो घरों में, मेरे पास 3 घर है और तीनों घर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का नाम कितने घरों को मिलेगा, 2 को कि 3 को, 2 को क्या मिलेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड का नाम, तीसरे को नाम क्या मिल जाएगा, डीम टू बी लेट आउट। तो ऑब्वियसली बात है, अभी मैं अगर मैं बोल रहा हूँ सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो तुम्हारे, मैं बार बार क्लियर नहीं करूंगा, मैं बोल रहा हूँ सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली क्या बात आनी चाहिए, दो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की बात हो रही है, क्योंकि तीसरा वाला तो क्या है, डीम टू बी लेट आउट, क्या है, डीम टू बी लेट आउट। अच्छा सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की वैल्यू निकाल, इसमें क्या एग्जेम्पशन है, इसमें क्या है, एग्जेम्पशन है, तो NAV तक सब कुछ निल रहेगा, NAV तक सब कुछ क्या रहेगा, निल, यानी कोई म्युनिसिपल वैल्यू नहीं देखनी, कोई फेयर रेंटल वैल्यू नहीं देखनी, कोई स्टैंडर्ड रेंट नहीं, कुछ नहीं देखना, सीधे सीधे NAV तक क्या रहेगा, निल। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर NAV तक निल है, अगर NAV तक क्या है, निल है, तो क्या मुझे म्युनिसिपल टैक्सेस पेड का बेनिफिट मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला, अरे जब टैक्स ही नहीं लग रहा, म्युनिसिपल टैक्सेस का बेनिफिट मिलेगा, तो कुछ नहीं, NAV तक सब कुछ क्या है, निल है। अब उसके बाद 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन 0 का निकालोगे तो 0 ही रहेगा, बोलो हाँ नहीं। लेकिन अगर मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए क्या 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 क्या, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए मैंने लोन लिया है और उस लोन का कोई ब्याज चुकाया है, उस लोन का कोई क्या चुकाया है, ब्याज, तो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन मुझे माइनस करने मिल जाएगा, और मेरी जो इनकम फ्रॉम, ये माइनस करने मिलेगा, ये 0 था, ये 0 से माइनस आएगा, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। आई रिपीट, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव आना, अब मैं देखता हूं कितनों का दिमाग जिंदा है और कौन सिर्फ कथा सुन रहा है। अगर इनकम फ्रॉम हाउस, अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव आई है तो ये एसएससी के लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है, अच्छी बात है कि बुरी बात है, बताओ 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 बताओ, बाकी लोग बातें बताओ, 2 मिनट रुक जाना, हाथ उठाइए तो बोलती चली जाएगी, हाँ बताओ, इनकम नेगेटिव आना अच्छी बात है बुरी बात है, बुरी बात है, बुरी बात है, बुरी बात है, हाँ भाई तू बता, अच्छी बात है, कल जो क्लास में था उसी को पता चलेगा, हाँ अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है, इनकम नेगेटिव आना, इनकम टैक्स के पर्पस से इनकम नेगेटिव आना मतलब मेरी इनकम माइनस में है, मतलब टैक्स नहीं लगेगा, और उल्टा नेगेटिव में है तो मुझे इनकम टैक्स में क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। ये लॉस किसी और इनकम से सेट ऑफ होगा और किसी और इनकम को क्या करेगा, कम करेगा, ये किसी और इनकम को क्या करेगा, कम करेगा, और मुझे इनकम टैक्स में बचत होगी। तो अगर मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव आ रही है, अगर मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो ये मेरे लिए अच्छी बात है क्लियरिटी सबको बोलो हाँ। तो ये होता है बेसिक तरीका आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट निकालने का, हाँ या ना फटाफट बोलो, यहां तक क्लियर है। तो कुल मिला के अच्छा एक चीज अगर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखो तो क्या है, अगर आप एक घर लेते हो जहां खुद रह रहे हो और उस घर पे क्या लेते हो, लोन लेते हो, तो वो लोन का जो इंटरेस्ट है वो आपको इनकम टैक्स में क्या देता है, बेनिफिट देता है। इसलिए कई बार देखना लोग क्या करते हैं, टैक्स बचाने के लिए प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस दिखाते हैं या घर वगैरह खरीदते हैं, क्योंकि उसके इंटरेस्ट का क्या मिलता है, बेनिफिट मिलता है टैक्स में। अगर मेरे पास पूरा पैसा पड़ा था मैं कैश में ले लूं, मुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 0, मुझे टैक्स पूरा ही लगेगा। लेकिन अगर मैं लोन ले लूं, लोगों के पास पैसा
पैसा होने के बाद भी लोन घर के लिए क्या लेते हैं, लोन लेते हैं। क्यों लोन लेते हैं? एक यहाँ पे इंटरेस्ट बेनिफिट मिलता है और आगे भी आप पढ़ोगे घर लेने के एक आध जगह और फायदे हैं, क्योंकि सरकार चाहती है कि लोग अपनी प्रॉपर्टी बनाए, अपने घर डेवलप करें और उनकी लाइफ में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आए। यहां तक क्लियर है कि हाँ या ना बोलो? डीम टू लेट आउट में क्या होगा? एकदम वही जो बाकी सब में लेट आउट में हो रहा था। डीम टू भी लेट आउट और लेट आउट डीम्ड मतलब मान लिया, लेट आउट तो सेम वही। क्या क्या? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज हायर, सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। क्या आ गया? एक्सपेक्टेड रेंट। कंपेयर किया किससे? एक्चुअल रेंट से, विच एवर इज हायर। क्या आ गया? जीएवी। जीएवी में से क्या माइनस किया? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। क्या आ गया? एनएवी। एनएवी में 30% डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कितनों को समझ में आ गई कहानी? हाथ उठाओ। तो ये 3 कॉलम बनते हैं, एक होता है सेल्फ ऑक्यूपाइड, एक होता है लेट आउट और एक होता है डीम टू बी लेट आउट। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी 2 घरों तक हमेशा जीएवी क्या रहेगी? निल रहेगी। क्या बात सर? एनएवी तक क्या रहेगी? निल रहेगी। उसके बाद सीधे सीधे 30% क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल नहीं सकता, सीधे सीधे इंटरेस्ट ऑन लोन का बेनिफिट मिलेगा और सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की इनकम क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएगी। कितने लोग यहां तक मेरे साथ हैं? चली कहानी? पक्का? आ जाओ अब एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। देखो, नहीं 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 बैठने मिलेगा। अच्छा, एक्चुअल रेंट कैसे निकलता है बताओ? एक सेकंड एक सेकंड। एक्चुअल रेंट कैसे निकलता है बताओ? क्या क्या आता है बताओ? रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। याद रखनी पड़ेगी ये बातें। क्या क्या आता है? रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट। इतना मैंने आपको बता दिया है। और म्युनिसिपल टैक्सेस से रिलेटेड बातें ही मैंने आपको बता दी थी कि आपको माइनस करने कब कब कैसे कैसे क्या क्या मिलती है। हाँ या ना फटाफट बोलो। क्लियर है? चलो अब कुछ बातें और सुन लो। बैठ जाओ, जल्दी बैठो। यहाँ फर्स्ट बेंच बैठ जा पलक। दोनों जन, हाँ दोनों जन फर्स्ट बेंच बैठो, जल्दी बैठो, समय नहीं खराब करो बिल्कुल भी। अच्छा, अब मैं कुछ लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूं, पहले आप कॉमन सेंस से जवाब देंगे, फिर मैं टैक्स के दिमाग से जवाब दूंगा। मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन क्या 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 इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने मिल रहा है। मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन लिया है अपने घर को रिपेयर कराने का। अपने घर को क्या कराने का? रिपेयर कराने का। अलाउ होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बताओ बताओ बताओ, होगा कि नहीं होगा? पहली चीज, हेड कौन सा पढ़ रहे हो? हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि रेंटल इनकम। रेंटल इनकम के जरूरी नए घर में आएगी, पुराने घर में भी आती है, पुराने घरों में भी आती है और उसी में आपको बेनिफिट मिल रहा है। अब कॉमन सेंस से सोच के बताओ मुझे, क्या पुराने घरों में रिपेयर होती है? हाँ, वही तो किराए पे देने का खर्चा है। किराए पे देते हैं वो लोग, घर का सत्यानाश करते हैं, हम रिपेयर कराते हैं, फिर हम किराए पे देते हैं, फिर वो घर का सत्यानाश करते हैं, फिर हम रिपेयर कराते हैं। अगर मेरी इनकम को आप टैक्स लगा रहे हो तो क्या रिपेयर वगैरह के बेनिफिट मेरे को नहीं मिलने चाहिए? तो इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन रिपेयर वगैरह, कंस्ट्रक्शन वगैरह पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपने कुछ भी लोन लिया है तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, मैंने लोन लिया एसबीआई से, मिलेगा? हाँ मिलेगा। मैंने लोन लिया पंजाब नेशनल बैंक से, मिलेगा? हाँ मिलेगा। मैंने लोन लिया एचडीएफसी बैंक से, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन का बेनिफिट मिलेगा? हाँ ऑब्वियसली मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? मेरे को पैसे की जरूरत पड़ रही थी, मैंने श्रेयान से लोन ले लिया। एक काम कर भाई, थोड़ा सा लोन दे दे, मेरे को घर बनवाना है। मैंने लोन लिया, अब बताओ इसका बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। उनने कहीं नहीं बोला है कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इंटरेस्ट ऑन लोन होना चाहिए। आपने फैमिली, फ्रेंड्स, बैंक किसी से भी लोन लिया हो, सारे इंटरेस्ट ऑन लोन के बेनिफिट आपको मिल जाते हैं। क्या क्या क्या? सारे इंटरेस्ट ऑन लोन आपको क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। क्या हाँ क्लैरिटी है? बोलो हाँ या नहीं? अच्छा, एक और, मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं भरा इस बार का, बैंक से लोन लिया था और बैंक पे इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं भरा। बैंक ने मुझे पीनल लगा दिया, पेनल्टी लगा दी बैंक ने मुझे, पेनल्टी ऑन इंटरेस्ट लगा दी। तो अभी तक जो इंटरेस्ट ऑन लोन था वो नॉर्मल था, अब उसमें पेनल्टी वाला इंटरेस्ट जुड़ गया है। अब बताओ किस पे मिलेगा? पहले वाले पे, दूसरे वाले पे, कि दोनों पे? पहले वाले पे कि दूसरे वाले पे कि दोनों पे? क्या पेनल्टी इंटरेस्ट पे आपको बेनिफिट मिलेगा?
अरे तुमने वैसे ही कुकर्म की हो, इंटरेस्ट ऑन लोन चुकाए नहीं हो, उसमें पेनल्टी इंटरेस्ट लग रहा है, उसको हम तुमको लोन में बेनिफिट देते तो लोग और इंटरेस्ट ना भरे कि हाँ ठीक है नहीं भरते इनकम टैक्स में बेनिफिट तो मिले ही जाना है। क्या बात समझ में आ रही है? तो पेनल्टी वाले इंटरेस्ट ऑन लोन पे टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहां तक क्लियर है या नहीं क्लियर है? फटाफट बोलो। पक्का? अच्छा, अब एक मेन कहानी सुन लो, ठीक है? क्या दो प्रकार की प्रॉपर्टी होती है बताओ? एक होती है कौन सी? लेट आउट प्रॉपर्टी। एक क्या होती है? लेट आउट प्रॉपर्टी। फिर होती है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो होती है दो घरों तक, टू हाउसेस तक क्या होती है? सेल्फ ऑक्यूपाइड होती है। और उसके बाद क्या मान ली जाती है? नॉर्मल केस में क्या मान ली जाती है? डीम टू बी लेट आउट। क्या मान ली जाती है? डीम टू बी लेट आउट मानी जाती है। क्या बात समझ में आ रही? हाँ या ना? फटाफट बोलो। लेट आउट प्रॉपर्टी और डीम टू लेट आउट प्रॉपर्टी का सेम केस होता है। मतलब हम पूरा इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? सात, सारी चीजें कैसे निकालते हैं? सात पे। तो मैं यहाँ पे अब दो पोर्शन कर रहा हूँ, एक है लेट आउट प्रॉपर्टी, डीम टू लेट आउट प्रॉपर्टी, और ये है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी अप टू टू हाउसेस। यहां तक क्लियर है? बोलो हाँ। अच्छा, यहां तक हमको टैक्स, इन दोनों में हमको टैक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ओए मुंडी लेकर तो स्ट्रेट बैठो। इन दोनों में हमको टैक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इन दोनों में, लेट आउट प्रॉपर्टी में और डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी में टैक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अभी आपको रिवाइज कराया, कैसे निकाला? म्युनिसिपल फेयर रेंटल, जीएबी, एनएवी, आखिरी तक टैक्स आ रहा है ना? एनएवी आने के बाद 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और 30% इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब इसमें मुझे टैक्स मिलने वाला है। हो मेरे साथ? तो इस पे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना भी तुम पे कर रहे हो, हम पूरा बेनिफिट देने तैयार हैं, क्योंकि कभी भी इंटरेस्ट ऑन लोन इतना ज्यादा नहीं होगा कि मेरी तुम्हारी पूरी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम खा जाए और मेरे को कोई नुकसान हो। ऐसा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोच रहा है। तो यहां पे क्या बोला कि इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन कितना भी मिल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन कितना भी मिल जाएगा, देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट। बात समझ में आ रही है? फिर से बोल रहा हूं, एनएवी तक आए? ओए कहां तक आए? एनएवी तक। कैसे आए? Municipal fair rent value whichever is higher subject to standard rent, expected rent और actual rent whichever is higher। क्या आ गई? gross annual value। gross annual value से क्या माइनस किया? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। क्या आ गई? एनएवी। एनएवी तक आ गए। अब 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया और इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस कर दिया। कितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन हो सब माइनस करने मिल जाएगा। आई रिपीट, जितना भी इंटरेस्ट लोन हो सब माइनस करने मिल जाएगा। यहां तक कितनों को मेरे साथ है बताओ? मुझे दर्द यहां पे हो रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन देने में। क्यों देने में हो रहा है? आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की एनएवी क्या ली गई है? नील। क्या ली गई है? नील। जितना इंटरेस्ट ऑन लोन आपको अलाउ करूंगा उतनी तुम्हारी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्या जाएगी? नेगेटिव जाएगी। उतनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम क्या जाएगी? नेगेटिव जाएगी। और उतना तुमको बेनिफिट मिलेगा। तुम कहीं और की इनकम से एडजस्ट करोगे और अल्टीमेटली टैक्स कम भरोगे। तो मुझे यहां पे कोई दर्द हो रहा है क्या? नहीं। तो यहां पे नो लिमिट बोल दी गई है। मुझे दर्द इंटरेस्ट ऑन लोन देने में कहां पे हो रहा है? यहां पे हो रहा है। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ करने में लिमिट लगाई गई। क्या लगाई गई? लिमिट। क्या लगाई गई लिमिट? देखते हैं एक बार, आओ समझो। दो केसेस है, एक है स्पेशल केस और एक है नॉर्मल केस। स्पेशल केस क्या है मैं लिखता हूं यहां पे। आपका जो लोन है, आपका जो लोन है वो लिया होना चाहिए ऑन और आफ्टर, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। मतलब 1999 के बाद का लोन होना चाहिए, पहली कंडीशन। ठीक है क्या? दूसरा, जो लोन होना चाहिए वो परचेज या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के लिए होना चाहिए। ठीक है। तीसरा क्या है? जो लोन है जो कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए लिया गया था, लोन जो काय के लिए लिया गया था? कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए लिया गया था, उसको विद इन 5 इयर्स आपको क्या कर देना है? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर देना है। यानी कि ये 3 कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है। क्या 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है बताओ? 1/4/99 के बाद का लोन, दूसरा परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए लोन, और कंस्ट्रक्शन जो है वो आकर आपने कंस्ट्रक्शन ले लिया है तो जो कंस्ट्रक्शन है वो विद इन 5 इयर्स जहां से आपने लोन लिया है वहां तक आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए है। एक सेकंड, एक लाइन चेक कर दूं। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाना चाहिए, लोन कंप्लीट नहीं होना चाहिए। लोन तो तुम्हारा चले सालों साल, हम देते रहेंगे। तुमने घर बनवाने के लिए लोन लिया है,
और उस लोन के पैसे से तुम 5 साल में भी घर नहीं बनवा पाए हो तो फिर हम तुम्हारी लिमिट कम कर देंगे, वरना तुमको 5 साल के अंदर ऐसा थोड़ी होता, 5 साल ज्यादा थोड़ी लगता है घर बनवाने में। क्या बात समझ में आ रही है? 5 साल तक तुम्हें जो लोन लेने, जिस साल तुमने लोन लिया उस लोन लेने के 5 साल के अंदर अंदर आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराना है, लोन रिपे नहीं करना है। 5 साल के अंदर क्या करना है? कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कराना है। लोन तो 20 साल तक चलता रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां तक अगर ये कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो आपको इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मैक्सिमम माइनस करने मिलेगा? 2 लाख रुपए। कितना माइनस करने मिलेगा? 2 लाख रुपए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपने लोन कब लिया है? 1/4/1999 के बाद, दूसरा या 1/4/1999 को या उसके बाद, ठीक है। दूसरा क्या है? परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए, और कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया। कितनी लिमिट मिलेगी? 2 लाख। अब मुझे बताओ अगर ये लिमिट पूरी नहीं हो रही है तो क्या समझ में आ रहा है? तुम जबरदस्ती का लोन घसीट रहे हो। 1/4/99 का पहले का लोन है, आज तक तुम उसके इंटरेस्ट का बेनिफिट ले रहे हो। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब तुम लोन देने में नाटक कर रहे हो, कब का लोन चला आ रहा है तुम्हारा। दूसरा, तुमने जबरदस्ती रिपेयर के लिए लोन दिखा रखा है, ठीक है। क्या लिमिट कम कर देंगे? अगर कंस्ट्रक्शन है या परचेज है तो अच्छी बात है, और तुम परचेज कराने के लिए तुमने लिया लोन, कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया और तुम पिछले 5 साल में अपना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं कराया, मतलब तुम जबरदस्ती चीजों को खींच रहे हो। हम तुम्हारी लिमिट कम कर देंगे। अदर देन दिस बाकी सारी चीजें क्या आ जाएगी? नॉर्मल केसेस में वहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन कितना माइनस करने मिलेगा? 30,000 का। कितना माइनस करने मिलेगा? 30,000 का। कितनों को बात समझ में आई? हाथ उठाओ। तो अगर प्रॉपर्टी लेट आउट या डीम्ड टू बी लेट आउट है, क्या 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 है? लेट आउट या डीम्ड टू बी लेट, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना माइनस करने मिलेगा? अनलिमिटेड, जितना करना करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पेट में दर्द नहीं है। तुम सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, तुम्हारे 2 घरों को सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में पहले तो हमने बेनिफिट दिया एग्जेम्पशन का, उसके बाद तुम्हें इंटरेस्ट और लोन का एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हैं, और उसमें भी तुम अगर फैल नहीं रहे हो, मतलब 1/4/99 का बाद का लोन है, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लिया है, और कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर तुमने खत्म कर दिया, मतलब तुम सही आदमी हो, तुमको 2 लाख तक का इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। प्रिंसिपल नहीं, इंटरेस्ट। सोचो 2 लाख रुपए इंटरेस्ट बहुत बड़ी बात होती है। क्या समझ में आ रही है? तो 2 लाख का इंटरेस्ट का आपको बेनिफिट मिलेगा। हाँ या ना फटाफट बोलो। लेकिन तुम यहां पे भी नहीं फॉल कर रहे हो, मतलब तुम नालायक हो। तुम्हें कितना मिलेगा? 30,000 तक ही मैक्सिमम मिलेगा। हाँ या ना फटाफट बोलो। आपकी किताब में लॉ की भाषा बड़ा घुमा घुमा के दिया हुआ है, मैं चाहता हूं कि इसको एक बार फट से नोट कर लो ताकि तुम्हारी जीवन थोड़ा सा आसान हो जाए। हाँ, हर ईयर, हर जब तक तुम इंटरेस्ट भरते रहोगे, हर ईयर इंटरेस्ट भरोगे ना, लोन लिया है तो जब तक इंटरेस्ट भरते रहोगे तब तक इंटरेस्ट मिलता रहेगा, बेनिफिट 30,000 का मिलेगा। तुम इंटरेस्ट कितना ही भर, अच्छा लेकिन अगर इंटरेस्ट कम भर रहे हो थोड़ी, अगर इंटरेस्ट ही 15,000 भर रहे हो तो 15,000 मिलेगा ना। मैक्सिमम बोला है 2 लाख और मैक्सिमम बोला है 30,000। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ, अब ऐसा नहीं कि तुम 2.5 लाख इंटरेस्ट भर रहे हो तो फिर तुमको 2 लाख ही मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम 2 लाख का इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने मिलेगा। ये लॉजिक है। क्लियर है क्या? फटाक से बना के उसको रख लो, फिर अपन एक बार बुक में जाएंगे आगे। अपन कहीं का कहीं निकल जाएंगे नहीं तो। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ लिया पूरा पूरा। मैं सबसे चाहूंगा कि आज सब लोग इस बुक में जाके जितना मैंने पढ़ा दिया मॉड्यूल की रीडिंग जरूर 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 करेंगे। कल हमने इलस्ट्रेशन 3 तक पढ़ दिया था। कहां तक पढ़ लिया था? इलस्ट्रेशन 2 तक किया था। कहां तक किया था? 3 तक कल हमने कर लिया था, हो गया था हमारा। ठीक है, अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ वेकेंसी। ठीक है, तुम्हारी किताब में इसमें कुछ कुछ गलतियां की गई हैं, मैंने कल खूब दिमाग लगाया यहाँ वहाँ, फिर मेरे को फाइनली यही कंक्लूड किया कि तुम्हारी किताब में गलतियां हैं कुछ कुछ, तो उसको अपन को समझना पड़ेगा पहले से ही। तो एक बार इसको समझ लो, द प्रॉपर्टी इज लेट आउट इज वेकेंट फॉर पार्ट ऑफ द ईयर। ठीक है क्या? तो अपन अब केस बनाते चलेंगे, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। केस 1 क्या है? केस 1 क्या है? पार्टली वेकेंट एंड पार्टली लेट आउट। ठीक है, पार्टली वेकेंट और पार्टली लेट आउट, ब्रैकेट में लिख रहा हूं टाइप वाइज। मतलब मतलब मेरा एक मकान है, आधी खाली नहीं है, आधे साल के लिए खाली है, टाइम वाइज बोला ना, मतलब पार्ट ऑफ द ईयर, सॉरी इसको ऐसे लिख देते हैं, पार्ट ऑफ द ईयर वेकेंट, पार्ट ऑफ द ईयर वेकेंट एंड पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट। मतलब क्या है? साल भर में 9 महीने तक मेरे घर में किराएदार थे,
9 महीने में मेरे घर में क्या थे, किराएदार थे, और 3 महीने के लिए उन्होंने घर खाली कर दिया और मुझे कोई और किराएदार नहीं मिला। तो मुझे बताओ क्या मुझे साल भर का किराया मिला होगा कि नहीं मिला होगा? मिला होगा कि नहीं मिला होगा? नहीं मिला होगा। क्या बात समझ में आ रही है? उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताने वाला हूं, कैसे हम जीएवी एनएवी निकालेंगे। तो मुंडू नियर को स्ट्रेट बैठो, मेन पार्ट है ये। क्या बोला उसने, क्या बोला क्या बोला क्या बोला क्या बोला? आधे साल के लिए प्रॉपर्टी खाली है, आधे साल के लिए प्रॉपर्टी भरी है। वर्ड में बहुत खास ख्याल रखना है, 3-4 केस अभी आने वाले हैं। आधे साल के लिए प्रॉपर्टी खाली है और आधे साल के लिए प्रॉपर्टी भरी है, ठीक है क्या? अब देखो, एक प्रॉपर्टी जिसका किराया है 10,000 रुपए महीना, कितना है? 10,000 रुपए महीना, और वो कितने महीने के लिए? 10 महीने के लिए क्या थी? लेट आउट प्रॉपर्टी। कैलकुलेटर दो ना। 10 महीने के लिए वो क्या थी? लेट आउट प्रॉपर्टी, और 2 महीने के लिए वो क्या थी? वेकेंट। 2 महीने के लिए वो क्या थी? वेकेंट। यहां तक क्लियर हो? 10 महीने के लिए क्या थी वो? लेट आउट प्रॉपर्टी, और 2 महीने के लिए वो क्या थी? वेकेंट। यहां तक सब लोग मेरे साथ हो? अब हुआ क्या समझना ध्यान से। केस 1, उसका एक्सपेक्टेड रेंट, मैं सीधे एक्सपेक्टेड रेंट बोल रहा हूं। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे आया होगा? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, विच एवर इज हायर, और हायर को कंपेयर किया किससे? स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लोअर। तो क्या आ गया? एक्सपेक्टेड रेंट। कितना आ गया? एक्सपेक्टेड रेंट। उसका एक्सपेक्टेड रेंट है, मान के चलो 1,50,000 रुपए। केस 1 एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? 1,50,000 रुपए। अच्छा, एक्सपेक्टेड रेंट किससे कंपेयर करते हैं? एक्चुअल रेंट से। किससे कंपेयर करते हैं? एक्चुअल रेंट से। एक्चुअल रेंट कितना है बताओ मुझे यहां पे? एक्चुअल रेंट कितना है? 1,20,000 की 1,00,000? 10,000 इंटू 12 की 10,000 इंटू 10? एक्चुअल रेंट तो कितना है? 10,000 इंटू 10। अच्छा, यहां तो मैंने अभी 10 महीने लिए, अगर मैं 4 महीने लेता तो कितना होता? 40,000। 2 महीने के लिए तो कितना होता? 20,000। अरे मैं इसको अगर एक्सपेक्टेड रेंट से कंपेयर करूंगा, एक्सपेक्टेड रेंट, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, व्हिचएवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, ये तो हमेशा पूरे साल की होती है। ये कंपैरिजन का इंसाफ है। अरे ये कंपैरिजन भी कोई कंपैरिजन है बिडू, है ना? ये जीना भी कोई जीना है क्या कि आप एक्सपेक्टेड रेंट को किससे कंपेयर कर रहे हो? एक्चुअल रेंट से। एक्सपेक्टेड रेंट कितने का है? पूरे साल का। और एक्चुअल रेंट कितने का है? कम महीनों का। यहाँ पे 10, 7, 8, 6, 5, 4 कुछ भी हो सकता है, बोलो हाँ। तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं चलेगा, एक काम करते करके देखते हैं। तो किया 10 महीने का कितना आएगा? 1,00,000। अगर 10 महीने का लेता हूं तो हमेशा ही एक्चुअल रेंट कम आएगा, हमेशा ही एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा होगा। ये सब नाटक ड्रामा करने की जरूरत क्या है? बोलो हाँ या नहीं? उनने बोला ऐसे नहीं, एक काम करते हैं, अज्यूम करते हैं कि तुम्हारी प्रॉपर्टी पूरे साल भर के लिए लेट आउट थी। अज्यूम करते हैं कि तुम्हारी प्रॉपर्टी जो थी वो क्या के लिए थी? साल भर के लिए लेट आउट थी। तो क्या होगा बताओ? एक्चुअल रेंट कितना है? 1,00,000 प्लस 20,000 हमको मिला नहीं है, इसको वैकेंसी रेंट बोलूंगा। तो कितना हो गया? 1,00,000 प्लस 20,000 कितना हो रहा है? 1,20,000। अब कौन ज्यादा आ रहा है? अभी भी कौन ज्यादा आ रहा है? एक्सपेक्टेड रेंट। अभी भी कौन ज्यादा आ रहा है? एक्सपेक्टेड रेंट। तो जीएवी कौन हो जाएगी? एक्सपेक्टेड रेंट। और अगर पूरे साल का कंपेयर करने के बाद कौन ज्यादा आ जाता? एक्चुअल रेंट। तो जीएवी कौन हो जाती? एक्चुअल रेंट। लेकिन वो नहीं, पूरी वाली नहीं, सिर्फ कौन सी वाली? मिली वाली। कितनों को बात समझ में आई? बात समझो। अगर एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा आ रहा है तो क्या वो अपनी खुद की ताकत के कारण आ रहा है या फिर वैकेंसी के कारण आ रहा है? आपको ये चेक करना है, बात को समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल चेंज करता हूं। केस 2, एक्सपेक्टेड रेंट वही है 1,50,000। कितना है? 1,50,000 रेंट है, मान के चलो मैं बोल रहा हूं 18,000 रुपए पर मंथ। कितना है? 18,000 रुपए पर मंथ। और कितने महीने के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड थी? कितने महीने के लिए लेट आउट थी? 10। तो कितना होगा बताओ? 1,80,000। ये हो गया कौन सा रेंट? एक्चुअल रेंट। इसमें वैकेंसी रेंट जुड़ेगा, कितना होगा? 36,000। क्लियर है क्या? कितना होगा? 1,80 प्लस 36 कितना होता है बताओ? कितना होता है? 2,16,000। अब विच इज हायर? एक्सपेक्टेड रेंट या एक्चुअल रेंट? विच एवर इज हायर? एक्चुअल रेंट। अब बताओ, अगर एक्चुअल रेंट हायर आया है तो जीएवी क्या आएगी? 2,16,000 आएगी क्या? नहीं, कितनी आएगी? 1,80,000। मॉरल ऑफ द स्टोरी, फुल एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करो किससे? फुल एक्चुअल रेंट से।
अगर एक्सपेक्टेड रेंट हायर आता है तो एक्सपेक्टेड रेंट नो प्रॉब्लम, वो अपनी हैसियत के कारण आए हैं, वैसे भी यही होता है, बोलो हाँ नहीं। लेकिन अगर एक्चुअल रेंट हायर आया है, लेकिन अगर एक्चुअल रेंट हायर आया तो किसको लेंगे? एक्चुअल रेंट को। किसको लेंगे? एक्चुअल रेंट को। क्लैरिटी है या नहीं है? फटाफट बोलो। इसमें एक छोटी सी एम्बिग्विटी है, इसकी एम्बिग्विटी के लिए मैं अभी बता नहीं रहा हूं, कंफ्यूजन होगा, इसको बस यहां पे छोड़ के रहा हूं, एक इसमें एम्बिग्विटी है। हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसको मैं क्लैरिटी लाने की उसमें कोशिश करूंगा। अभी तक यहाँ पे समझ में आया कि नहीं आया? फटाफट बोलो। इसको मैं एक तरीके से लिखूं, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा तुमको। लिखूं 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 लिखूं? रुक जाओ, लिखता हूं। अगर मैं लिखूं एक्सपेक्टेड रेंट इज हायर देन एक्चुअल रेंट एंड वेकेंसी रेंट मिला के, तो बताओ जीएवी क्या हो जाएगी? तो जीएवी क्या हो जाएगी? एक्सपेक्टेड रेंट। क्लियर है क्या? अगर एक्सपेक्टेड रेंट इज लोअर देन एक्चुअल रेंट प्लस वेकेंसी रेंट, तो जीएवी क्या हो जाएगी? जीएवी क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल रेंट। क्लियर है क्या? इसको एक बार नोट कर लो अच्छे से। यहां पे इक्वल टू लगाना, ध्यान देना, मैंने चेंज किया है। ये एक्सपेक्टेड रेंट अगर लेस देन इक्वल टू भी आ रहा है, अगर इक्वल टू भी आ रहा है तो किसको लेंगे? एक्चुअल रेंट को। एक्सपेक्टेड रेंट को सिर्फ कब लेंगे? जब एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा आ रहा है। क्लियरिटी है क्या? अगर एक्सपेक्टेड रेंट इज ग्रेटर देन एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट तो क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। और एक्सपेक्टेड रेंट अगर लेस देन इक्वल टू है, इक्वल टू भी है, तो भी क्या आएगा? एक्चुअल रेंट। क्लियर है क्या? इसको नोट कर लो अच्छे से। डन 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 डन, हाँ ना बोलो ए। आ जाओ, अब एक काम करते हैं, इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, यहाँ पे वैकेंसी और, अच्छा वैकेंसी में और अनरियलाइज रेंट में क्या फर्क है? वैकेंसी मतलब तुमने खाली कर दिया है तो किराया नहीं मिला, नहीं मिलना था, नॉर्मल बात है। अनरियलाइज रेंट मतलब तुम रह भी रहे हो साले और किराया नहीं दियो। अनरियलाइज रेंट को हमेशा याद रखना, क्या करते हैं हम? एक्चुअल रेंट से ही माइनस करते हैं। हम करते हैं ना, एक्चुअल रेंट कैसे निकलता है? रेंट ओए कैसे निकलता है? रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट, ऐसे ही करते हैं। रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल माइनस अनरियलाइज रेंट। ओ मेरे साथ आओ, अब एक बार देखो, ये अनरियलाइज रेंट का कॉन्सेप्ट है। मिस्टर ए ओन्स 2 हाउसेस, द एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? 65,000। एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? 65,000। द हाउस वाज लेट आउट फॉर 7,500 पर मंथ। कितने के लिए? 7,500 पर मंथ। रेंट फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुवरी एंड मार्च कुड नॉट बी रियलाइज्ड, कुड नॉट बी रियलाइज्ड। वेकेंट नहीं बोला उसने, क्या बोला? कुड नॉट बी रियलाइज्ड। अगर रियलाइज नहीं हो पाई है तो क्या हो जाएगा बताओ? अगर रियलाइज नहीं हो पाई है तो हम नहीं लेंगे, मतलब जितने महीने का मिला उतने महीने का लेंगे। अब बताओ जीएबी क्या आएगी इस केस में? एक्सपेक्टेड रेंट दे दिया कितना? 65। कितना दे दिया है? 65। कंपेयर करो किससे इसको? एक्चुअल रेंट से। किससे कंपेयर करोगे? एक्चुअल रेंट। एक्चुअल रेंट कितना है? 7,500 फेब्रुवरी मार्च छोड़ के, यानी 7,500 इंटू 10, यानी कितना जाएगा? 75,000। 65 और 75 विच एवर इज हायर, 65 और 75 विच एवर इज हायर, तो व्हाट इज हायर आ गया? 75,000। क्लैरिटी है? बोलो हाँ। पक्का? सेकंड केस देखो। द एक्सपेक्टेड रेंट ऑफ अनदर हाउस इज 1,50,000। एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? 1,50,000। द हाउस इज लेट आउट फॉर 12,000 पर मंथ, बट द रेंट फॉर लास्ट 3 मंथ्स कुड नॉट बी रियलाइज। जनवरी फरवरी मार्च 3 महीनों का किराया नहीं मिला। कितने महीने को मिला? 9,000 का। तो 12,000 इंटू 9 कितना आएगा? 1,08,000। अब बताओ जीएबी क्या होगा? एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा? 1,50,000। कितना हो जाएगा? 1,50,000। क्लैरिटी हाँ या ना? पक्का? चलो आगे देखो, यहां देखो।
अब यहाँ पे वैकेंसी की बात हुई है, किसकी बात हुई है, वैकेंसी की। वैकेंसी की कहानी क्या क्या बताओ। एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, 70,000, ठीक है क्या। रेंट पर मंथ है 7,000। लेट आउट पीरियड कितना है, 11 महीने। और वैकेंसी कितने महीने की है, 1 महीने की। क्या करेंगे, पहले फुल से फुल को कंपेयर करेंगे। पहले क्या करेंगे, फुल से फुल को। एक्सपेक्टेड कितना है, 70। एक्चुअल कितना होगा बताओ, 7 × 12, 11 नहीं लेंगे, 7 × 12। बताया था ना फुल से फुल को कंपेयर करना है, कितना हो जाएगा, तो 70 और 84, विच एवर इज हायर। व्हाट इज हायर, 84, तो कितना आएगा जीएबी, जी 84 आएगा क्या, नहीं, जीएबी कितना जाएगा, 77। क्लियर है। चलो अगला देखो, एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, 55। रेंट पर मंथ कितना है, 5। लेट आउट पीरियड है 0 महीना, दिए नहीं किराए पे। साल भर का ले लो कोई बात नहीं, फिर भी कितना हो जाएगा, 60। 55 और 60, विच एवर इज हायर, कितना आ गया, 60। एक्चुअल रेंट, जीएबी कितना आएगा, 0। हो मेरे साथ, नहीं आया। अगला केस क्या है बताओ। एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, 85। एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, 85। अच्छा, रेंट पर मंथ लेट आउट कितना है, 8। तो 12 × 8 कितना आ जाएगा, 96। 96 और 85, विच एवर इज हायर, 96। तो क्या ले लोगे, जितना मिला है, 8 × 9 कितना आ जाएगा, 72। क्लियर है क्या। एक बार ये वाले में एम्बिग्विटी है, ये वाले में एम्बिग्विटी, मुझे तो गलत ही लग रहा है, लेकिन स्टिल एक बार मैं इसको चेक करूंगा। जहां भी एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा आया है ना, वहां इन लोग ने एक चीज की है जो मुझे क्लैरिटी से देखनी है। वैसे मैं बता दे रहा हूं, हमने क्या सीखा है, अगर एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा, चलो अपन अपने हिसाब से करते हैं, क्या है एक्सपेक्टेड रेंट कितना है, 125। रेंट पर मंथ लेफ्ट आउट कितना है, 8। तो 8 × 12 करो, कितना आएगा, कितना आएगा, 96। तो पहली बात तो एक्चुअल रेंट कितना आ गया, 96, विच एवर इज हायर, क्या होगा, एक्सपेक्टेड रेंट कितना होना चाहिए, 125। कितना होना चाहिए, 125। इनने 125 में से भी क्या माइनस किया है, वैकेंसी माइनस की है। क्या माइनस की है, वैकेंसी। कितने महीने के लिए खाली रहा, 2 महीने के लिए। तो 8 × 2 कितना किया है, 16। 125 - 16 कितना आ जाएगा, 109। क्या बात समझ में आ रही है। वैसे मेरे हिसाब से 125 होना चाहिए, और कहीं पे 125 कहीं पे 109 सॉल्व किया हुआ है। मैं एक बार इसकी क्लैरिटी लेके आपको बताऊंगा, हाँ या ना फटाफट बोलो। लेकिन मेरे हिसाब से 125 शुड बी द आंसर। हाँ आया कि नहीं आया, पक्का समझ में आया, ठीक है क्या। ये होता है तुम्हारा पूरा पूरा कॉन्सेप्ट किसका, वैकेंसी का। क्लियर है क्या। अगले वाले क्वेश्चन को अपन स्किप करेंगे, इसको अभी अपन कट करेंगे, इसमें बहुत पंचायतें क्यों हुई इनने। क्लियर है क्या। इसको अपन सीधे स्कैनर में जो क्वेश्चन आएंगे उसके थ्रू सॉल्व करेंगे, तो इसमें दिमाग आपको लगाने की आवश्यकता मेरे हिसाब से तो नहीं है। हाँ या ना फटाफट। केस 1 क्या था, केस 1 क्या पढ़ा अभी हमने, पार्टली पार्ट ऑफ द ईयर, पार्ट ऑफ द ईयर क्या था, वेकेंट, एंड पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ लेट आउट। ठीक है, लिख दो एक जगह कहीं पर लिखो, पार्ट ऑफ द ईयर वेकेंट, पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट। तो क्या करते हैं, फुल पार्ट ऑफ द ईयर वेकेंट और पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट। तो क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट को कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर करते हैं, एक्चुअल रेंट प्लस वैकेंसी रेंट से। ये लिखा था ना तुमने, जो मैंने अभी इक्वल टू वाला बनाया था, बस वो सारे केसेस बहुत क्लियरली लिखना अपने पास। क्या बात समझ में आ रही है। अभी आगे और केसेस आएंगे क्योंकि कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते हैं। क्लियर है, हाँ यहां तक क्लियर है। अब आ जाओ कंसेशन ऑफ 2, और ये नेक्स्ट आते हैं अपन, वेयर प्रॉपर्टी इज सेल्फ ऑक्यूपाइड या अनऑक्यूपाइड। मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड है, पूरे टाइम क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। अच्छा पूरे टाइम खाली है तो क्या होगा, पूरे टाइम खाली है तो आदमी यही बोलेगा ना सेल्फ ऑक्यूपाइड है। जबरदस्ती का है, कोई इन सब पंचायतों में पड़ेगा, एग्जामिशन लेगा ना। अरे भाई अगर 2 घरों तक है तो पूरे घर में क्या मानेगा, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड बताएगा। और सेल्फ ऑक्यूपाइड के चक्कर में वो फालतू इन सब पंचायतों में क्यों जाएगा, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ एयर बेनिफिट लेगा। हाँ या ना बोलो। तो वेयर द प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ अ हाउस इन ऑक्यूपेशन ऑफ द ओनर ऑफ हिज ओन रेजिडेंट एंड इज नॉट एक्चुअली लेट आउट ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड नो अदर बेनिफिट्स डिराइव फ्रॉम देयरफ्रॉम। तो एनएवी क्या आ जाती है, नील आ जाती है। एनएवी नील आने के बाद क्या होता है, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं
नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या माइनस करने मिलता है, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने मिलता है, म्युनिसिपल टैक्सेस भी माइनस करने नहीं मिलते हैं, है ना। लेकिन ऐसा सिर्फ 2 घरों के लिए होता है। क्या बात समझ में आ रही है? ये पूरी बातें इनने यहाँ पे जो मैंने आपको बता चुका हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक में वही सारी बातें आपको मिलेंगी, ठीक है। क्या मैक्सिमम कंडीशन कितनी मिलती है, 30,000 और 2 लाख। 30,000 कब मिलती है, अगर आप नॉर्मल केस में हो, 2 लाख कब मिलती है, अगर आप 3 कंडीशन फुलफिल करते हो। कौन सी 3 कंडीशन, 1,499 वाली, और कंस्ट्रक्शन और के लिए लिया हो, और 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया हो। कितनों को समझ में आ गया? डन, पक्का? आगे आ जाओ। इलस्ट्रेशन 7, Mr. owns a house property which is used for residential purpose throughout the previous year 23-24. Municipal value 240। अच्छा, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहा है खुद के। क्या मैं इन सबको शक्ल भी देखूंगा, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू? वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया। जब सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सीधे काटा लगा के एनएवी क्या जाएगी, नील। क्या जाएगी, एनएवी क्या जाएगी, नील। देखूंगा इंटरेस्ट है या नहीं है, इंटरेस्ट है तो 0 में से इंटरेस्ट माइनस करूंगा, हाउस प्रॉपर्टी नेगेटिव हो जाएगी, और इंटरेस्ट नहीं है तो 0 हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? उसने बोला ये म्युनिसिपल वैल्यू, ये फेयर रेंट वैल्यू पागल बनाता है हमको, हमें मतलब नहीं है। एक्सपेंडिचर इतना हुआ, हमें मतलब नहीं है। टैक्सेस इतना पे किया, हमें मतलब नहीं है। रिपेयर कराया, हमें मतलब नहीं है। अरे भगा, हमें कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इंटरेस्ट पे किया है कितना, 2 लाख का। कितने का इंटरेस्ट पे किया है, 2 लाख का। ही वाज परचेज हाउस 1/5/2018 को, यानी 1999 के बाद की कहानी है। क्लियर है? क्या अज्यूम करते हैं उसने तीनों कंडीशन फुलफिल कर ली थी, तो एनएवी कितना आएगा, 0। एनएवी कितना आएगा, 0। अंडर सेक्शन 30% स्टैंडर्ड एक्शन कुछ नहीं मिलेगा, और सीधे सीधे क्या माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। कितना माइनस हो जाएगा, 2 लाख का। तो फिगर कितना आ जाएगा, -2 लाख। कितना आ जाएगा, -2 लाख। कितनों को समझ में आया? हाँ या ना, फटाफट बोलो। अब उसने एक चीज और बोली है, सेकंड कंडीशन, कि उसने 115 पीएसी ऑप्ट किया है। ये बहुत जगहों पे आएगा, इसको अपन अलग से डिस्कस करने वाले हैं। सेक्शन नंबर 115 बीएसी। क्या क्या क्या, 115 बीएसी, ये सेक्शन नंबर अलग से अपन डिस्कस करने वाले हैं। इस केस में क्या क्या होगा हम अलग से डिस्कस करेंगे। अगर किसी ने थोड़ा बहुत भी इनकम टैक्स के टच में रहता होगा न्यूज में, तो उसने सुना होगा ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। सुना है? कोई पुराना तरीका, नया तरीका, तो ये न्यू रिजीम है, न्यू तरीका है करने का। वो भी अपन ने डिस्कस अभी तक नहीं किया है, उसको डिस्कस करेंगे तब उसमें क्लैरिटी आएगी। हाँ हाँ ना बोलो, पक्का? चलिए आगे बात करते हैं। पहला केस क्या था, पार्टली लेट आउट, पार्टली वेकेंट। पहले तो फुल लेट आउट, फिर पार्टली लेट आउट, पार्टली वेकेंट, फिर अभी क्या किया, फुल सेल्फ ऑक्यूपाइड। फुल सेल्फ ऑक्यूपाइड। अब आते हैं इसमें, वेयर द प्रॉपर्टी इज पार्टली लेट आउट एंड पार्टली। पार्टली लिखा है मतलब क्या लिखा है, एरिया वाइज, मतलब एरिया वाइज, मतलब ये एक प्रॉपर्टी है पूरे साल के लिए। टाइम की बात नहीं हो रही है, देखो कब टाइम की बात हो रही है, कब एरिया की बात हो रही है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। मेरे अंदर का सनी देओल जाग जाता है, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो तो ठीक है। क्या तो क्या बोल रहा हूं मैं, सीधे सीधे तुमको क्या देखना है, फुल प्रॉपर्टी देखनी है। क्या देखनी है, फुल प्रॉपर्टी। और फुल प्रॉपर्टी में सीधे सीधे ये समझना है, अभी तक जो पिछली बात हुई थी वो कौन सी बात हुई थी, पीरियड वाइज। कैसी बात हुई थी, पीरियड वाइज या टाइम वाइज। क्या बात समझ में आ रही है कि 9 महीने के लिए खाली, 3 महीने के लिए भरा, 6 महीने के लिए खाली, 6 महीने के लिए भरा, 8 महीने के लिए खाली, इतने महीने के लिए भरा, यही सब चल रहा था। अब क्या है, पूरा घर है, पूरे घर में पूरे साल मैं रहता हूं, ऑब्वियसली बात है पूरे साल ही रहूंगा, और पूरे साल के लिए आधा घर किराए पे दे रखा है। लोग ऐसा करते हैं, ऊपर रहते नीचे किराए पे देते, नीचे रहते ऊपर किराए पे देते, 2 कमरे किराए पे दे दिए, 2 कमरे में रहते, ऐसे करते हैं। तो वही बोला है, व्हेन पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। इसका एकदम सीधा सरल एक शब्द बताऊं, पूरा क्वेश्चन फुल सॉल्व करो जैसे करते थे। कैसे करते थे, म्युनिसिपल फेयर रेंटल वैल्यू विच एवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट, एक्सपेक्टेड रेंट आ गया, एक्चुअल रेंट, ये सारी करोगे। आखिरी में आप उसको जीएवी निकालोगे, उसको बांट दोगे। अच्छा, एक्चुअल रेंट तो कितने घर का होगा, पूरे घर का होगा कि आधे घर का होगा? अरे आधे घर का होगा ना, आधे घर में तो खुद रह रहे हो, आधे घर का मिलेगा कि पूरे घर का मिलेगा? तो क्या आधे को पूरे से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं। तो क्या करोगे, उसको भी काय में कन्वर्ट करोगे, पूरे में। उसको भी काय में कन्वर्ट करोगे, पूरे में।
फिर कंपेयर करोगे, फिर क्या करोगे, कंपेयर करोगे, आखिरी में एनएवी निकाल लोगे और उसको बांट दोगे कितना परसेंट सेल्फ ऑक्यूपाइड और कितना परसेंट लेट आउट। क्या बात समझ में आ रही है? मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको क्लैरिटी आएगी। एक काम करते हैं, अभी आपकी पिंकी मैम की क्लास है, उसके बाद अपन वापस आएंगे 1 घंटे बाद, तब अपन इसमें फिर से मुलाकात करेंगे। हाँ या ना, फटाफट बोलो, ठीक है क्या? तो अभी इसको एक बार देखो, उसके बाद अपन कंसिडर करेंगे इसको, चलेगा क्या? आज की सभा समाप्त नहीं हुई है, 1 घंटे बाद फिर मिलेंगे। बोलो, तब तक के लिए बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। क्या पढ़ा दिया था मैंने अभी तक? क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? अगर पार्टली क्या है, पार्टली क्या है लेट आउट और पार्टली क्या है वेकेंट, उसका क्वेश्चन भी अपन ने कर लिया था। क्या था? पार्टली लेट आउट और पार्टली क्या था? वेकेंट। फिर हमने क्या पढ़ा अभी? पार्ट, ये पढ़ रहे थे हम, पार्टली लेट आउट एंड पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। अच्छा, ये पूरे साल के लिए, पूरे साल के लिए पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, साल के लिए पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी इज let out and part of the property is self occupied. When a portion of the house is self occupied for full year and portion is let out for whole year, मतलब portion is self occupied and let out for full year, यानी यहाँ पे जो बंटवारा हुआ है वो कैसे हुआ है बेटा? एरिया वाइज। यहाँ पे लिख दोगे ताकि अगली बार कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे जो बाइफर्केशन हो कैसे हुआ है बेटा? एरिया वाइज। अगर एरिया वाइज प्रॉपर्टी में आधी प्रॉपर्टी क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और आधी प्रॉपर्टी क्या है? लेट आउट है, और दोनों चीज पूरे साल भर के लिए, तो कैसे होगा? एनुअल वैल्यू शैल बी डिटरमाइंड एज अंडर, फ्रॉम द फुल एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। पहले फुल एनुअल वैल्यू निकाल लेंगे जैसे निकाल रहे थे। The proportionate annual value of self-occupied portion for the whole year shall be deducted. Full annual value निकाल लेंगे, NAV जैसे निकाल रहे थे। अब NAV में से क्या करेंगे हम? सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का निल लेना है। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी क्या लेना है? निल लेना है। तो जितना परसेंट सेल्फ ऑक्यूपाइड है, जितना परसेंट प्रॉपर्टी क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसको क्या ले लेंगे? निल ले लेंगे, और बाकी में आगे 30% डिडक्शन और वो सारी चीजें माइनस कर देंगे। द बैलेंस अंडर वन शैल बी अमाउंट वैल्यू ऑफ लेट आउट पोर्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द बायर। क्वेश्चन से आपको क्लैरिटी आएगी। यहाँ देखो, मिस्टर आर ओन्स अ हाउस, द म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 50,000। म्युनिसिपल वैल्यू पूरी बिल्डिंग की होगी। म्युनिसिपल वैल्यू किसकी होगी? पूरी बिल्डिंग की। ही पेड 8,000 एज लोकल टैक्सेस, यानी म्युनिसिपल टैक्सेस पेड ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है। ही यूजेस द हाउस फॉर हिज रेसिडेंशियल पर्पस, ही यूजेस दिस हाउस फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, बट लेट्स आउट हाफ ऑफ द हाउस। हाफ ऑफ द हाउस को क्या कर दिया गया है? लेट आउट मान लिया गया है। कितने पे? एट द रेट ऑफ 3,000 पर मंथ। अच्छा मुझे बताओ, अगर आधा लेट आउट 3,000 पर मंथ के लिए है, तो पूरा लेट आउट कितने के लिए होगा? 6,000 के लिए। आधा लेट आउट कितने के लिए? 3,000 के लिए। तो पूरा लेट आउट कितने के लिए होगा? 6,000। कैसे करेंगे? आइए देखते हैं एक बार। वही म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंटल वैल्यू, व्हिचएवर इज हायर सब्जेक्ट टू स्टैंडर्ड रेंट। क्या हो जाएगा आपका? एक्सपेक्टेड रेंट। क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट। बताओ, इस केस में म्युनिसिपल वैल्यू दी हुई है और को दिया ही नहीं हुआ है, तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना हो जाएगा? 50,000। इसको कंपेयर किससे करते हैं? एक्चुअल रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट साल का है, तो एक्चुअल रेंट भी पूरे साल का लूंगा और पूरी बिल्डिंग का लूंगा। एक्सपेक्टेड रेंट पूरी बिल्डिंग का है, तो एक्चुअल रेंट भी क्या लूंगा? पूरी बिल्डिंग का लूंगा। कितना होगा एक्चुअल रेंट बताओ मुझे? 3,000 आधी बिल्डिंग का था, तो अज्यूम करते हैं 6,000 पूरी बिल्डिंग का है, तो कितना हो जाएगा मुझे बताओ बेटा? 12,000 इंटू 6, यानी कि 12 इंटू 6,000 कितना आ जाएगा? 72,000। कितना आ जाएगा? 72,000। यहां तक क्लियरिटी है? एक्सपेक्टेड रेट और एक्चुअल रेट विचएवर इज हायर, एक्चुअल रेट और एक्सपेक्टेड रेट विचएवर इज हायर। कितना आ गया? 72,000। तो जीएवी कितनी आ गई तुम्हारी? 72,000। इसमें से क्या माइनस करूंगा? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड। कितना होगा म्युनिसिपल टैक्सेस पेड? म्युनिसिपल टैक्सेस पेड कितना हो जाएगा? 8,000। तो 72 माइनस 8,000 क्या आ जाएगा तुम्हारा? एनएवी। कितना आएगा एनएवी बताओ मुझे? 64,000। हो मेरे साथ? 64,000 में क्या माइनस करोगे मुझे बताओ बेटा? स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। तो 64,000 माइनस 30% कितना आएगा बताओ? 64,000 माइनस 30% कितना आ जाएगा? 44,800। सॉरी, एनएवी आ जाएगा, उल्टा कर दिया मैंने। एनएवी कितना आ गया? 64,000। एनएवी कितना आ गया? 64,000। अब यहां पे हम पोर्शन कर देंगे। 30% तो सिर्फ किसको मिलेगा? आधा पोर्शन क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड, और आधा पोर्शन क्या है? लेट आउट। सेल्फ ऑक्यूपाइड का तो नहीं लेना है एनएवी, तो 64,000 का आधा कर लो, कितना हो जाएगा बताओ? 32,000। इसको तो नहीं ले लोगे, और बाकी कितना बचा?
32,000 क्या है, लेट आउट। तो 64,000 में से 50% माइनस करेंगे, लेस सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन, कितना हो जाएगा 32,000। तो लेट आउट पोर्शन का एनएवी, एनएवी ऑफ लेट आउट पोर्शन कितना आ जाएगा मुझे बताओ, 32,000। इसमें से माइनस करोगे क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितने का, 30% का। 32,000 माइनस 30% कितना आ जाएगा, 22,400। कुछ इंटरेस्ट ऑन लोन है नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ है ही नहीं, तो 22,000 क्या हो जाएगा, 400 क्या जाएगा तुम्हारा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। क्या जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इन्होंने सिर्फ एनएवी तक निकाला है 32,000, अपन ने उसमें से क्या कर दिया, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन भी माइनस कर दिया, इंटरेस्ट वगैरह है नहीं। क्लियर है कि नहीं है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या बताऊं, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अगर एरिया वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओए कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया वाइज, तो क्या करेंगे, पहले फुल प्रॉपर्टी की म्युनिसिपल वैल्यू, फुल प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड रेट, फुल प्रॉपर्टी का एक्चुअल रेट, विच एवर इज हायर जीएवी, विच एवर इज हायर जीएवी, जीएवी म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दो एनएवी, फुल प्रॉपर्टी का एनएवी निकालोगे, फुल प्रॉपर्टी का निकालोगे एनएवी। अब जितना पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसको माइनस कर दो, क्योंकि एनएवी ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड क्या होता है, नील, क्योंकि एनएवी ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड क्या होता है, नील। तो जितना पोर्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड उसको माइनस कर दो, बाकी क्या आ जाएगा, एनएवी ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी। क्या जाएगा, एनएवी ऑफ लेट आउट प्रॉपर्टी। उसमें से क्या माइनस कर दोगे, तुम्हारा स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट वगैरह सब कुछ माइनस कर दोगे, फुल आंसर तुम्हारा आ जाएगा। कितनों को यहां तक क्लैरिटी आई है, हाथ उठाओ। पक्का, चलो तो पहला हमने पढ़ा फुल लेट आउट, पहला हमने क्या पढ़ा, फुल लेट आउट, फिर हमने पढ़ा फुल सेल्फ ऑक्यूपाइड, फिर हमने पढ़ा पार्ट ऑफ द ईयर, पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट और पार्ट ऑफ द ईयर वेकेंट, फिर हमने क्या पढ़ा, पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी लेट आउट एंड पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड। यहां तक हमने इतने केसेस कर लिए हैं। हाँ ना, फटाफट बोलो अगला केस, हाउस प्रॉपर्टी ड्यूरिंग लेट आउट ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ द ईयर प्रीवियस ईयर एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। मतलब ये आ गया टाइम वाइज, मतलब आधे साल के लिए क्या है, लेट आउट, और आधे साल के लिए क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आधे साल के लिए क्या है, लेट आउट, और आधे साल के लिए क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। मतलब कैसे होगा बताओ, 3 महीने 8 महीने खुद रहे, उसके बाद खाली करके कहीं और चले गए और बाकी के टाइम क्या कर दिया, किराए पे चला दिया, या वही से वर्षा, पहले किराए पे था आधे साल तक, फिर आधे साल बाद किराया हटा के क्या करने लग गए, खुद रहने लग गए। कुल मिला के आधे साल के लिए टाइम बेसिस में, आधे साल के लिए क्या था, लेट आउट, और आधे साल के लिए क्या था, सेल्फ ऑक्यूपाइड। बहुत सिंपल है, बस याद रखने वाली बात है। अगर एक दिन के लिए भी लेट आउट है, क्या 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 क्या, तो हम क्या मानेंगे, लेट आउट प्रॉपर्टी। यहां पे हम कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको नहीं देंगे। क्या बात समझ में आ रही है कि कब लेट आउट था, कब सेल्फ ऑक्यूपाइड था। देखो लेट आउट था और वेकेंट था तो हमने आपको बेनिफिट दिया, ठीक है क्या। अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड था, आधा प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड थी, आधी प्रॉपर्टी लेट आउट थी, तो भी हमने बेनिफिट दिया। आधे समय के लिए एक प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड और आधे समय के लिए लेट आउट, आधे समय के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड, आधे समय के लिए लेट आउट, तो फिर हम बेनिफिट नहीं देंगे, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, उसको नॉर्मल कंसिडर करेंगे। इन दिस केस द बेनिफिट ऑफ सेक्शन 23(2) इज नॉट अवेलेबल एंड द इनकम विल कंप्लीट इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट। पूरी प्रॉपर्टी को क्या माना जाएगा, लेट आउट माना जाएगा। पूरी प्रॉपर्टी को क्या माना जाएगा, लेट आउट माना जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। M is the owner of a house. M is the owner of a house. The municipal value of the house is 40,000. He paid 8,000 as local taxes during the year. He was using the house for residential purpose. But let out from 1 जनवरी 24, 1 जनवरी 24 यानी कब से, 1 जनवरी 24 से मार्च 24 तक, यानी सिर्फ 3 महीने के लिए उसने क्या किया, उसको किराए पे दिया है। कंप्यूट द एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। कैसे करेंगे, सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है बताओ, 40,000। यही हो गया एक्सपेक्टेड रेंट 40,000। एक्चुअल रेंट क्या लोगे, पूरे साल का कंपेयर करोगे, पूरे साल का कितना मिला है, 4,000 पर मंथ मिला है, तो पूरे साल का कितना हो जाता है, 48,000, विच एवर इज हायर, तो कितना हो जाएगा 48,000। तो अब जीएबी कितना हो जाएगा बताओ मुझे, जीएबी कितना हो जाएगा बताओ मुझे, 48,000। क्या बात समझ में आ रही है। इसमें से लोकल टैक्सेस माइनस किए कितना, 8,000, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा एनएवी 40,000। नो बेनिफिट शैल बी गिवन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एज द हाउस नॉट रिकॉर्ड वेकेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ठीक है क्या। देन द एक्चुअल रेंट इज फेयर रेंट। क्या बात समझ, कुल मिला के इन्होंने क्या बोला, मॉरल ऑफ द स्टोरी, कि अगर
क्या बोला इन्हें, क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला, अगर कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा कि सेल्फ ऑक्यूपाइड का नील रहता है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का क्या रहता है, नील रहता है। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि आधे महीने के लिए आपने रेंट को पे चढ़ा दिया और आप बोल रहे हो कि बाकी महीने का हमको सेल्फ ऑक्यूपाइड का नील दो। नहीं, आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का बेनिफिट नहीं मिलेगा अगर वो क्या है, आपकी एक महीने के लिए आपने क्या कर दी है, लेट आउट कर दी है। तो कितने लोग को यहां तक समझ में आया है? एक बार मुझे बताओ कितने केसेस हो गए यहाँ पे लिख लिख के। पहला केस लेट आउट प्रॉपर्टी, दूसरा के उसी के साथ क्या लिख रहा हूं, डीम टू लेट आउट प्रॉपर्टी। दूसरा केस कंप्लीटली सेल्फ ऑक्यूपाइड, 2 हाउसेस तक, यहां तक हो मेरे साथ। तीसरा क्या था बताओ, तीसरा केस क्या था, क्या था, पार्ट ऑफ द ईयर, पार्ट ऑफ द ईयर क्या था, सेल्फ ऑक्यूपाइड, एंड पार्ट के लिए क्या था, वेकेंट। याद है? चौथा क्या था बताओ, पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट। क्या बात समझ में आ रही है? ये पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी मतलब ये हो गया एरिया वाइज और ये हो गया टाइम वाइज। क्लियर है क्या? फटाफट बोलो। फिर पांचवा क्या था बताओ मुझे, पांचवा केस क्या पढ़ा इसके बाद, अगला अगला कौन सा पढ़ा बोलो। पार्ट ऑफ द ईयर, पार्ट ऑफ द ईयर क्या था, लेट आउट प्रॉपर्टी, एंड पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। ये भी क्या हो गया, टाइम वाइज। ये भी क्या हो गया, टाइम वाइज। क्लियर है क्या? टाइम वाइज में आधे साल सेल्फ ऑक्यूपाइड, आधे साल वेकेंट, और आधे साल लेट आउट, और आधे साल सेल्फ ऑक्यूपाइड। क्या बात समझ में आ रही है? ये पूरा केस तुम्हारे 5 केस मैंने आपको अभी तक करा दिए हैं। क्या बात समझ में आ रही है? कंफ्यूज नहीं होना है, इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो इसीलिए पहले आपको रीडिंग बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी इन सबकी। हाँ या ना फटाफट बोलो। क्लियरिटी है सबको? चलिए आगे बात करते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड house remaining vacant. If SSC has reserved only 2 houses for his resident, or he is the owner of the houses, one of which is meant for his own resident but could not be occupied by him for residential purpose in the previous year, owing to fact that he had to leave some other place in the house not belonging to him, then he can claim a non-occupation vacancy allowance during the previous year for the period during which his house remained vacant. The reason for his living at different place might be business, profession, purpose, salaried employee due to transfer, etc. The annual living house which remain vacant in the circumstances shall be nil. आप पढ़ोगे और इसका मतलब आप मेरे को बताओगे क्या लिखा हुआ है। ये वाला पैराग्राफ पढ़ेंगे और अपने को बताएंगे क्या अर्थ है इसका। जल्दी। और एक सेकंड, एक सेकंड सबको पढ़ लेने दो, फिर हाथ उठाओगे तो बताऊंगा। पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड, पार्ट ऑफ द ईयर वेकेंट था, और यहाँ पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ और पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट है। प्रीवियस ईयर का फर्क नहीं है। यहाँ पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड है और पार्ट ऑफ द ईयर वेकेंट है, और यहाँ पार्ट ऑफ द ईयर लेट आउट है और पार्ट ऑफ द ईयर सेल्फ ऑक्यूपाइड है। हाँ भैया हो गया रीड, क्या लिखा है बताओ नपुर। हम्म हम्म हम्म। अच्छा 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 अच्छा, मतलब और कोई, अनन्या दीदी, प्रकाश डाले, नहीं आया, श्रेयांश बाबू बताओ। If the SSC has reserved any 2 houses for his residence, or he is owner of 2 houses, one of which is meant to be for his own resident but could not be occupied by him for residential purpose in the previous year, owing to the fact that he had to live at some other place in a house not belonging to him,
then he can claim non-occupation or vacancy allowance during the previous year for the period during which house remained vacant. The reason for his living at a different place might be business, profession purpose, or for a salaried employee due to transfer. The annual value of the house which remained vacant in the circumstances shall be nil. The above mentioned concession will be granted to the assessee only if he has neither let out the said house nor he has derived any benefit from it during the period which it remained vacant. Only deduction of interest on borrowed capital up to maximum 2 लाख is allowed in the following conditions are satisfied. वही वाली कंडीशन है जो वो थी वो और 1999 वाली. इन एनी अबाउ कंडीशन मैक्सिमम डिडक्शन विल बी 30,000 ओनली. ये बात आपको बताई गई है. ये बोला गया है आप 2 घरों तक आप क्या ले सकते हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड रह सकते हो. 2 घरों तक आप क्या मान सकते हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड रह सकते हो. लेकिन 2 में से एक घर में आपका घर खाली पड़ा है, सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है वो. क्यों नहीं कर पा रहे हो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड? क्योंकि आपको जॉब के कारण कहीं और रहना पड़ रहा है और कहीं और आपको क्या करना पड़ रहा है, किराए पे रह के देना पड़ रहा है. लेकिन फिर भी आपको 2 घरों तक, भले वो वेकेंट है लेकिन फिर भी आपको उसको क्या मिलेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट मिल जाएगा. कुल मिला के आपको 2 घरों का क्या मिलेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट मिलेगा. भले आप कहीं और किराए पे रह के दोनों आपके खाली पड़े हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है. 2 घरों तक आपको क्या मिलेगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड का बेनिफिट मिलेगा. कोई खर्चे माइनस करने नहीं मिलेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने मिलेगा. अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होती हैं तो 2 लाख की लिमिट मिलेगी, वरना फिर कितने की लिमिट मिलेगी, 30,000 की. जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाली बात बताई थी वही लिखा हुआ है. कितनों को समझ में आ गया? पक्का? अच्छा, अब डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी, अगर 2 से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो किसी 2 को क्या मानेंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और तीसरे को क्या मानेंगे, डीम टू बी लेट आउट. अब बताओ पता कैसे लगाओगे किसको डीम टू बी लेट आउट? पूरे क्वेश्चन को तुमको 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा. वैसे तुमको आएगा नहीं ऐसा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो प्रैक्टिकली कैसे होता है तुमको ये बता रहा हूं. सुनना ध्यान से. मेरे पास क्या है, हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4. चलो 3 लेते हैं अभी. क्या है, हाउस 1 और हाउस 2 और हाउस 3. पहला कंडीशन क्या बनाऊंगा कि हाउस 1 लिया है और हाउस 2 को क्या माना है, 1 और 2 को क्या माना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड. 3 को क्या माना है, डीम टू बी लेट आउट. दूसरी केस क्या हो जाएगी, 2 और 3 को क्या माना है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और 1 को क्या माना है, डीम टू बी लेट आउट. क्या बात समझ में आ रही है? ऐसे आप केसेस बना के देखोगे जिसमें आपको एनएवी सबसे कम आएगी, जिसमें आपको सबसे कम टैक्स भरना पड़ेगा, उस कंडीशन को आप क्या मानोगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और दूसरे को क्या मान लोगे, डीम टू बी लेट आउट. कुल मिला के जीएवी निकालोगे तीनों के एनएवी. जिसके सबसे कम आ रहे होंगे, जिसके सबसे ज्यादा आ रहे होंगे, उनको क्या मानोगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड. उनको क्या मानोगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड. और जिसका एनएवी कम है, जिसका एनएवी क्या आ रहा होगा, कम आ रहा होगा, उसको क्या मानोगे, डीम टू बी लेट आउट. क्योंकि आप उसमें टैक्स कम भरना चाहते हो. नहीं आई बात समझ में? मेरे पास 3 घर थे, मैं तीनों का लेट आउट मान के सॉल्व करूंगा जो भी डेटा होगा. क्या बात समझ में आ रही है? और तीनों में से जिसमें मेरा सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही होगी उसको मैं क्या मानूंगा, उसको क्या मानूंगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड. क्या मानूंगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड. क्योंकि 2 घर तक मुझे सेल्फ ऑक्यूपाइड मानने की परमिशन है. और जिसकी वैल्यू सबसे कम आ रही होगी उसको क्या मानूंगा, डीम टू बी लेट आउट, ताकि मुझे टैक्स क्या करना पड़े, सबसे कम देना पड़ा जाए. हाँ यार बताओ, assessee given the choice only 2 houses to be constituted as self occupied and the annual value would be nil, other house property would be treated as deemed to be let out. The assessee allowed flexibility to change the option to suit the needs and the benefits. उसके पास ऑप्शन है वो जिसको चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड या लेट आउट मान सकता है. In such case, therefore, expected rent becomes the gross annual value. Municipal taxes paid by the owner of the whole year allowed as deduction. आपको municipal value क्या करने के लिए है, deemed to be let out में जैसे नॉर्मल केस होता है वैसे आपको माइनस करने मिल जाता है. हाँ या ना फटाफट बोलो. ये वाला बात है स्टॉक इन ट्रेड का. अगर आप हाउस प्रॉपर्टी को ऐसे स्टॉक इन ट्रेड रखते हो, बता चुका हूं क्या होता है, बताओ. 2 साल तक क्या मानी जाती है, उसमें वेकेंट रही कोई दिक्कत नहीं है. 2 साल बाद उसको क्या माना जाता है, डीम टू बी लेट आउट, और उससे टैक्स ले लिया जाता है. वही बात यहाँ पे लिखी हुई है. अच्छा मुझे बताओ एनएवी से क्या क्या माइनस करने मिलता है आपको. एनएवी से 2 चीजें, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% और एक इंटरेस्ट ऑन लोन. वही देयर इज नॉट अवेलेबल, एनुअल वैल्यू इज निल,
स्टैंडर्ड डिडक्शन तब मिलेगा जब एनएवी कुछ रहेगी, एनएवी नील है तो 30% उसका निकाल ही नहीं सकते ना, 30% एनएवी का ही तो निकलता है, ठीक है। द फ्लैट डिडक्शन इज रिस्पेक्टिव ऑफ द एक्चुअल। अच्छा, अब क्वेश्चन कैसा करेगा ना, तुमको पागल बनाएगा, बोलेगा मेरा रिपेयर में इतना खर्चा हुआ, मेरा पेंट में इतना खर्चा हुआ, मेरा ये इतना खर्चा हुआ, बताओ मुझे कितना बेनिफिट मिलेगा। खर्चा कितना भी हो, कितना मिलेगा? 30% ऑफ एनएवी। एक्चुअल एक्सपेंडिचर को झांकना भी नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, खर्चा कुछ भी हो, क्या क्या खर्चा कुछ भी हो, हमें लेना देना नहीं है, हमें सीधे सीधे क्या देना है? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या देना है? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। और क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। परचेज ऑफ कंस्ट्रक्शन में दिया जाता है अलाउज डिडक्शन। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाले पॉइंट को मैं अभी 2 मिनट बाद रीड करूंगा, ठीक है क्या? मैंने बताया था अभी आपको, इंटरेस्ट किसी ने भी दिया, अच्छा मैंने लोन लिया है और इंटरेस्ट दोस्त से लिया है, इंटरेस्ट माइनस करने मिलेगा? बैंक से नहीं लिया, दोस्त से लिया, तो माइनस करने मिलेगा। हाँ देखो यहाँ पे इनने क्या बताया, इंटरेस्ट एनी पर्सन ने दिया हो, एनी पर्सन ने, किसी ने भी दिया हो तो क्या मिल जाता है? अलाउड एज रिडक्शन अंडर सेक्शन 24B। अच्छा, अगर आप होम लोन लेते हो ना तो आपको बहुत जगह बेनिफिट मिलता है, आगे चल के आप पढ़ोगे, यहाँ इनने लिख दिया है पर आगे चल के आप पढ़ोगे, आप जितनी भी ईएमआई भरते हो, क्या भरते हो? ईएमआई। ईएमआई में क्या रहता है? प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट बोथ। इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको हाउस प्रॉपर्टी में मिल जाता है अंडर सेक्शन 24B। हाँ, और जो प्रिंसिपल है उसका बेनिफिट आपको अंडर सेक्शन 80C में मिल जाता है। यानी जितनी भी आपकी ईएमआई आती है पूरे का आपको टैक्स में क्या मिलता है? बेनिफिट मिलता है। इसलिए लोग टैक्स बचाने के लिए होम लोन लेना पसंद करते हैं। प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी बन जाती है जो आगे चल के ग्रोथ देती है। एट द सेम टाइम जितना लोन रहता है उसका पूरा जो ईएमआई रहती है उसका उनको बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन प्रिंसिपल का बेनिफिट कब मिलेगा? जब स्पेसिफाइड पर्सन से लिया हो, यानी बैंक वगैरह से लिया हो, दोस्त यारों से प्रिंसिपल का बेनिफिट नहीं मिलता है, लेकिन इंटरेस्ट का बेनिफिट किसी से भी लिया हो सबसे मिल जाता है। अभी हाउस प्रॉपर्टी हेड में तो हमको सिर्फ इंटरेस्ट याद रखना है, ये प्रिंसिपल वाला सेक्शन 80C में आएगा, अलग से आखिरी में हम पढ़ेंगे। हाँ या ना फटाफट बोलो, पक्का? ठीक है, एक बार एक काम करो, इतना रीड करो और मुझे एक बार ये वाले पैराग्राफ रीड करके बताओ, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड वाला रीड करो, देखते कौन सही बता पाता है। मतलब उसको नॉन ऑक्यूपेशन वैकेंसी अलाउंस, मतलब एनएवी निल ले सकते हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो। बेनिफिट यही था ना कि एनएवी निल मानी जाएगी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, वो बेनिफिट आपको मिल जाएगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट इज ऑल्सो अलाउड एज डिडक्शन। Pre-construction period refers to the period starting from the date of taking loan and ending with the financial year immediately preceding the year in which construction is completed. क्या बोला? Pre-construction refers to the period starting from the date of taking loan, जब से आपने लोन लिया। Pre-construction period refers to the period starting from the date taking of loan and ending with the period of financial year immediately preceding the period in which the construction is completed, or the date of repayment of loan, whichever is earlier. This can be claimed as a claim for a period of 5 equal installments starting from the year of acquisition, completion, construction. क्या मतलब की बात है? मैंने लोन लिया, मैंने क्या लिया? लोन लिया। क्या तुरंत घर बन जाएगा? नहीं। लोन लिया, 3 साल घर बनने में लगे, 3 साल घर बनने में लगे, और फिर यहां से घर बन के रेडी हो गया। रेंटल इनकम तो यहां से ही शुरू होगी, टैक्स वगैरह की कहानी यहीं से शुरू होगी, लेकिन ये 3 साल जो इंटरेस्ट दिया उसका क्या? ये जो इंटरेस्ट है ये कहलाता है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। क्या कहलाता है? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। मतलब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के, लोन लेने के बाद और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने तक का जितना भी लोन है वो क्या कहलाता है? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। 3 साल के इंटरेस्ट को प्लस करेंगे, मान के चलो 40,000 एक साल का था तो 3 साल का कितना मिल गया? 1,20,000। इस साल से आपको प्रॉपर्टी कंप्लीट हुई है, यहां से एनएवी निकलना चालू होगी। आपने लोन रीपे तो किया नहीं है, ओए 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 क्या बोल रहा हूं, यहाँ पे आपने लोन तो रीपे किया नहीं है, तो यहाँ पे करंट ईयर का इंटरेस्ट तो आपको माइनस करने मिलेगा ही, करंट ईयर का इंटरेस्ट तो माइनस करने मिलेगा ही। प्रीवियस ईयर यानी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 1/5 यानी 1/20 को 5 बार में बांटेंगे, कितना हो जाएगा? 1/20 को 5 बार में बांट के बताओ कितना? 24,000 हर साल आने वाले 5 साल तक बांटने मिलेगा। अरे डेड बॉडी सो रहे सब लोग, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, सुनो, यहाँ देखो सब,
मैंने घर लिया है। क्या लिया है? घर। अरे बधाई दो, घर लिया है भाई। क्या बात समझ में आ रही है? क्या लिया है? घर लिया है। घर अभी बना नहीं है, ऐसे टूटा फूटा घर है। लोन लिया, इसको तैयार करवा रहे हैं। क्या बात है? लोन लिया, इसको क्या कर रहे हैं? तैयार। लोन लेके अब घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मैं बैठा हुआ हूँ बेहतरीन। बताओ, अभी घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बन रहा है घर। क्या ब्याज लग रहा होगा जेब से? अरे हाँ लग रहा होगा। लोन ले लिया, ब्याज देता जा रहा हूँ, देता जा रहा हूँ, देता जा रहा हूँ। घर अभी बन रहा है। अब घर बन के तैयार हुआ, अब घर बन के तैयार हुआ। मजा आया बिल्डू? घर बन के तैयार हुआ, चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड किया, चाहे लेट आउट किया, चाहे कुछ भी किया, सब में इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। अब इस साल घर बन के तैयार है, ये वाला पूरा साल बीत गया। अब इस साल का इनकम टैक्स का कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो ये साल मैंने इंटरेस्ट दिया होगा क्या? हाँ, वो तो माइनस करने मिलेगा ही, जैसे कर रहे थे। एनएवी तक आएंगे, इंटरेस्ट माइनस कर देंगे। लेकिन प्लस 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 जो पिछले 3 साल से घर बन रहा था और जो ब्याज में चुका रहा था, क्या उसका बेनिफिट मेरे को मिला था? अरे मिला था क्या? नहीं। उसको क्या बोलते हैं? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। क्या बोलते हैं? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। 1 साल दे देंगे तो पूरा लॉस इसी साल आ जाएगा। बोले एक काम करो, उसका 5 साल में बराबर बराबर बांट लेना। ठीक है, इस साल का इंटरेस्ट होता है 20, पिछले 3 साल का इंटरेस्ट होता है जो भी, उसका 1/5 निकाला, वो दोनों इंटरेस्ट का आपको बेनिफिट मिलेगा। एक मिलेगा करंट ईयर का इंटरेस्ट, एक क्या मिलेगा? करंट ईयर का इंटरेस्ट। अरे वो तो मिलना ही था। अरे वो तो क्या नहीं, क्या एक्स्ट्रा मिला है? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 1/5। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का 1/5 कितने साल तक मिलेगा? 5 साल तक मिलेगा। तो यहां पे लिख लो, क्या लिखोगे? प्री कंस्ट्रक्शन में लोन लेने के बाद, लोन लेने के बाद, पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले। लोन लेने के बाद, राइटिंग मेरी थोड़ी चाइनीज टाइप की है, तुमको काम चलाना पड़ेगा। लोन लेने के बाद पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले, ये जो इंटरेस्ट होगा, इस पीरियड का जो इंटरेस्ट होगा, वो कहलाएगा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। इसका 1/5 करेंगे। इसका क्या करेंगे? 1/5 करेंगे, और हर साल 5 साल तक थोड़ा 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 अलाउ करेंगे। क्लियर या ऑल क्लियर? फटाफट बोलो। यहां पे आपकी मेजर चीजें क्या होती हैं? लोन लेने के बाद और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले, इस पीरियड को बोलेंगे प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। इसके इंटरेस्ट को भी क्या बोलेंगे? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। इसका 1/5, इसका 1/5 5 सालों तक अलाउ होगा। 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 5 साल तक अलाउ करके उसको बराबर सेट ऑफ कर देंगे। हाँ या ना? बोलो। हो। बस ये बचा है, मुझे लग रहा है बाकी सारी चीजें मेरी काफी कुछ इस चैप्टर की खत्म ही होने को आई हैं। ये चैप्टर वाइंड अप कर सकते हैं अपन अब। इसके इलस्ट्रेशंस कराऊंगा कल, और इसको मैं कल के कल वाइंड अप करूंगा। बस खत्म चैप्टर, खत्म खत्म खत्म। लेसन राउंड अप आ गया, मजा आ गई बेटा। आपका पहला हेड खत्म हुआ है, लेकिन इसके पहले, अरे रुको तो, कहाँ जा रहे हो वो? अरे बेटा कहाँ जा रहे हो? अरे कहाँ जाओगे? घर यार का ब्रेक, जीवन तुम्हारा ब्रेक हो गया। थोड़ी कैपेसिटी बढ़ाओ बेटा। अभी तुम्हारी अगली क्लास भी तो होगी ना एक और? हाँ भाई। अच्छा, कौन सा दिन रहेगा डिप्रेस्ड? ऐसे, Mr. Ruchika has a house which has two identical units. One of the unit is self-occupied throughout the previous year, and another unit is let out throughout the previous year on rent of 50,000 per month. यानी एक प्रॉपर्टी के दो हिस्से, एक पार्ट क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड, दोनों 50-50% है। एक पार्ट क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड, और एक प्रॉपर्टी क्या है? लेट आउट। म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ द कंप्लीट हाउस अमाउंटिंग टू 60,000। पूरे घर का म्युनिसिपल टैक्सेस कितना है? 60,000। ठीक है,
municipal taxes of complete house structure have been paid during the previous year. The construction of the property was completed on 1/1/1995, 1 जनवरी 1995, मतलब कि कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है. डिटरमाइन द इनकम ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इफ मिसेस रुचिका हैज पे नॉर्मल टैक्स रिजाइम. आप 115 बीएससी छोड़ो और नॉर्मल टैक्स रिजाइम के अंदर आप क्या निकाल के दिखाओगे, एनएवी निकाल के दिखाओगे. दोनों केसेस के मतलब एक फुल प्रॉपर्टी की और एक आइडेंटिकल, मतलब एक सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले की और पार्ट जो क्या है उसका वो है. पूरा क्वेश्चन एक बार सॉल्व करके दिखाओ, उसके बाद मैं प्रॉपर आपको लिख के बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है. रिक्वेस्ट करूंगा कि सोल्यूशन मत देखना, जल्दी करो. नहीं बनेगा, थक गए हो? अरे बोलो यार, डरना क्या है इसमें. केस 1 कंप्लीटली लेट आउट एंड डीम टू बी लेट आउट. इसके लिए एक पूरा पन्ना छोड़ देंगे. अभी यहाँ पे आप खुद से लिख के आएंगे पूरा जो नॉर्मल केस होता है, म्युनिसिपल वैल्यू फॉर रेंटल वैल्यू पूरा खुद आप लिख के आएंगे, क्योंकि कंप्लीटली में कोई लफड़ा नहीं है. बोलो हाँ नहीं? अरे हाँ. केस 2 अगले पन्ने में. पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी, पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? सेल्फ ऑक्यूपाइड एंड पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी लेट आउट, ब्रैकेट में एरिया वाइज. क्या बात समझ में आ रही है? तो पहले ही दो पोर्शन में बांट लिया, एक थी लेट आउट प्रॉपर्टी, एक थी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी. ठीक है. पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी रहेगा. इस वाले केस में हमारे पास पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी 50% प्रॉपर्टी लेट आउट थी और 50% प्रॉपर्टी क्या थी? सेल्फ ऑक्यूपाइड. तो एक्सपेक्टेड रेंट तो किसी का भी नहीं था हमारे पास, ना लेट आउट का ना सेल्फ ऑक्यूपाइड का. एक्चुअल रेंट हमारे पास किसका होगा? लेट आउट का. कितना था? 6 लाख. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी तो पूरी नील जाने वाली है, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा? जीएवी. कितना आ जाएगा? 6 लाख. माइनस क्या करने मिलता है? म्युनिसिपल टैक्सेस. आपको याद होना चाहिए सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में म्युनिसिपल टैक्सेस भी नहीं मिलते हैं. सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में म्युनिसिपल टैक्सेस भी नहीं मिलते हैं. पूरी प्रॉपर्टी का म्युनिसिपल टैक्स कितना है? 60. तो आधी लेट आउट थी तो कितना हो जाएगा? 30. यहाँ कितना आ जाएगा मुझे बताओ? 5,70,000. कितना आ जाएगा? 5,70,000. एनएवी नील, यहाँ की तो नील ही आनी थी, इसकी आ गई 5,70,000. माइनस क्या कर दूंगा? 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन. स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% अंडर सेक्शन 24A. कितना होगा? 570 का 30% निकालो. 570 का 30% कितना आएगा मुझे बताओ फटाक से? 1,71,000 ये आएगा और माइनस होके आ जाएगा तुम्हारा 3,99,000. क्या बात समझ में आ रही है? यहाँ डैश है, ये डैश ही है अभी तक. क्या बात समझ में आ रही है? इंटरेस्ट ऑन लोन कुछ है क्या? नहीं. इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पे डैश है, यहाँ भी क्या है? डैश है. अगर इंटरेस्ट ऑन लोन होता तो दोनों में माइनस होता. अगर इंटरेस्ट ऑन लोन होता तो दोनों में माइनस होता, लेकिन दोनों में भी मैक्सिमम 30,000 ही होता, क्योंकि 1,499 की पहले की प्रॉपर्टी है. उन्हें 1,199 बोल के जबरदस्ती कंफ्यूज किया, जब इंटरेस्ट ऑन लोन था ही नहीं तो कैप वगैरह देखने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी. मैंने सीधे डैश और डैश कर दिया. तुम्हारा फाइनल आंसर ये आ गया. पहले कितना आया मुझे बताओ? 3,99,000 और दूसरे की तो नील आनी ही थी, क्योंकि कुछ भी वो नहीं था, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थी. कितनों को समझ में आया? हाथ उठाओ. ये आपको बन नहीं सकता था. बता रहा हूं टैक्स से क्वेश्चन करने का तरीका जो दिया है, जो तुमको पता है फॉर्मेट, वो उठा के लिखना शुरू करो. भले तुम्हारा आंसर सही ना है, तुम म्युनिसिपल वैल्यू लिख के आओगे, जीएवी लिख के आओगे, तुमको स्टेप मार्किंग मिलेगी. क्या बात समझ में आ रही है? तो तुम्हें अटेम्प्ट करना सीखना है पेपर को सबसे पहले, तो बाद में सारी कहानियां. हाँ या ना फटाफट बोलो. यहां तक आ गया सबको? 3,99,000, 3,99,000 ये आ गया और ये आ गया तुम्हारा नील वाला. क्लियर है क्या? चलो. एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड. यहां तक समझ में आ गया? इसका सेकंड क्वेश्चन तो देखो अपन ने. सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है. क्या बोला है? व्हाट इफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन was let out 3 months, then what will be the income of the house property? मतलब सेल्फ आधा पोर्शन क्या था? लेट आउट. और आधा पोर्शन क्या था? सेल्फ ऑक्यूपाइड. ओके, तो अभी हमने कर लिया. अब वो जो आधा सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन था
उसको भी 3 महीने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, किराए पे दे दिया। उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, 3 महीने के लिए किराए पे दे दिया। अब क्या होगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन को एक दिन के लिए भी किराए पे दे दिया तो हम क्या मान लेते हैं, डीम टू बी लेट आउट। क्या मान लेते हैं, डीम टू बी लेट आउट। तो उसको पूरे पूरे लेट आउट की तरह क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सेम वैल्यू 399 इसकी भी आ जाएगी, सेम वैल्यू 3,99,000 इसकी भी आ जाएगी। देखो सेकंड पार्ट में हमने किया है, इन दिस केस सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हैज बीन पुट आउट फॉर द ईयर, सच एनुअल वैल्यू शैल नॉट बी नील डिटरमाइंड एज इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो यूनिट 1 यूनिट 2 दोनों का जीएवी कितना आ गया, 6 लाख 6 लाख, 30,000 तीनों में माइनस हो गया, 570 570 ये आ गया, ये माइनस, सबका आंसर कितना आ गया, 3,99,000। क्या अगर पार्ट ऑफ द ईयर के लिए भी किए तो भी हम फुली लेते हैं ना, क्योंकि आपने एक दिन के लिए भी लिया तो हम क्या मानते हैं, फुली लेट आउट है। तो ये पूरा कितना आ जाएगा, 3,99,000। कितनों को समझ में आ गया, ठीक है क्या। एक काम कर रहा हूं, मुझे समझ में आ गया, तुम्हारी बुद्धि बंद हो गई है, आज अपन इतना ही करते हैं, चलेगा क्या, बोलो जोर से बोलो। ठीक है, चलिए होमवर्क क्या है पहले तो, जितना मैंने करा दिया ये पूरा यहां तक का इलस्ट्रेशन 14 तक का, मैं सही बता रहा हूं, नहीं पढ़ के आओगे तुम्हारा जीवन अंधकार में चला जाएगा। तुमको पढ़ के ही आना है किसी भी हालत में, पूरी पूरी बुक को इतना यहां तक आपको पढ़ के आना है जितना मैंने पढ़ा दिया है। आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।